मेरे लिए सबसे खुशनुमा बात आज ये है कि दो ब्रॉडकास्टर्स आमने सामने बैठे हो। और मेरे लिए ये खुशनुमा बात तो है इस वक्त में, जाहिर है जो आज का हमारा मीडिया है, आज का हमारा स्टेज है, वहाँ तक जाने की परमिशन तो हमें नहीं थी। तो हमारी क्लास से मैंने करंट अफेयर्स के प्रोग्राम्स किए। मीनवाइल मैं कॉलमिस्ट बनी, कॉलम्स भी बहुत ज़्यादा मैंने लिखने शुरू किए और इस तरह से आप निकल आए कि आप कुछ नहीं कर सकते। ये कुछ ना कर सकने की जो सोच होती है आपको वाकई कुछ नहीं करने देगी। जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको कम से कम पर्सनालिटीज जो होती है ना वो डैमेज नहीं करनी चाहिए। इंटरनेशनल ट्रैवल से वापस आते हैं, एक बात मुंह से निकलती है, मेरा पाकिस्तान बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत है। मेरे इस सारे पीरियड के दौरान कवैत से कॉल्स आती थी, मस्कत से कॉल्स आती थी, लोग ट्रैवल कर रहे होते थे, दूर किसी पहाड़ी इलाकों से कॉल्स आती थी। याद आ गया, मैंने गालिबन 2019 में आपके साथ एक प्रोग्राम किया था रमजान में। हमने प्यार किया है जिससे वो क्या जाने प्यार की रीत, हमने प्यार किया है जिससे वो क्या जाने प्यार की रीत, प्यार की खातिर कहलाते हैं हम जैसे दीवाने लोग। क्या कहने। दमे गुफ्तार तेरे होंठों से ये रिश्ती हुई बात, जैसे याकूत का सिलचीर के झरना फूटे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हुज़ैफा अशरफ आसमी और आज की स्पेशल पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद कहता हूँ। हमारी आज की जो स्पेशल मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, आप पाकिस्तान रेडियो से वाबस्ता हैं, इसके साथ साथ आप राइटर हैं, शायरा हैं और बड़ी ही शफीक शख्सियत हैं। मेरे साथ भी बड़ा खूबसूरत इनका ताल्लुक़ है, मैं आपको फूफो जान कहता हूँ और बड़ी ही मोहब्बत करने वाली शख्सियत है। मुख्तलिफ अदबी प्लेटफॉर्म्स में आप बड़ा ही नुमाया जो है वो काम सर अंजाम दे रही हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं मैम नाहिद इकरार साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए हुज़ैफा, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपने स्टार्ट में ही देख लिया कि ब्रॉडकास्टर किस तरह। मेरे लिए सबसे खुशनुमा बात आज ये है कि दो ब्रॉडकास्टर्स आमने सामने बैठे हो। और मेरे लिए ये खुशनुमा बात तो है, लेकिन मुझे थोड़ा सा अजीब इसलिए लग रहा है कि हमेशा मैंने इंटरव्यू लिया है दिया नहीं, और आज मैं दे रही हूँ तो मुझे अजीब सा लग रहा है कि मैं क्या बताऊंगी आपको। आई एम फीलिंग वेरी ऑनर्ड दैट यू आर हियर, और ये मैं खुशकिस्मत हूँ फिर, अल्हम्दुलिल्लाह। माय प्लेयर, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले आपकी ज़िंदगी के हवाले से बात करेंगे। एक ब्रॉडकास्टर, एक शायरा, एक कॉलम निगार जो कि माशरे को अलग नज़रिए से देखता है, एक राइटर अलग नज़रिए से देखता है, मुसन्निफ मुनसिफ बनकर सोचता है। तो उसका बैकग्राउंड क्या है, उसने कैसे माशरे को देखा, सरवाइव किया, छोटे छोटे मुश्किलात को कैसे फेस करते हुए यहाँ तक पहुंचे। हुज़ैफा, एक्चुअली ये सारी चीज़ों के पीछे पहले तो आता है आपका बैकग्राउंड, ठीक है, आपकी तरबियत, आपकी ग्रूमिंग। एक्चुअली वो आपको देते हैं, ये सब चीज़ें आपको एतमाद देती हैं। जब आपको अपने घर से एतमाद मिलता है तो ये चीज़ें आपको पुश करती हैं एक्टिविटीज़ की तरफ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरे घर से बहुत एतमाद मिला, और बहुत छोटी एज में मैं गर्ल गाइड और गेम्स में आ चुकी थी। और आई थिंक कि कोई ऐसी गेम नहीं थी जो मैंने अपने स्कूल में ना खेली हो। एग्जाम पीछे, पढ़ाई पीछे, गेम्स एक्टिविटीज़ आगे, और मुझे कोई शौक नहीं होता था कि मैं फर्स्ट आऊँ, नंबर गेन करूँ, पोजीशन होल्डर बनूँ। गो कि मेरी बहुत बुरी पोजीशन नहीं होती थी। हम 8-10 लड़कियों का एक ग्रुप था जिसमें मेरी 5वीं या 6ठी पोजीशन होती थी। कोई खास नंबर्स का भी फ़र्क नहीं होता था, 1 से 2, 3, 4 का फ़र्क होता था, लेकिन फिर भी एक नंबर से भी पोजीशन तो पोजीशन है। खैर एनीवेज, चूँकि मैं एक्टिविटीज़ में मुझे बहुत टाइम मेरा लग जाता था, तो मुझे बहुत प्लेयर मिलता था। मैं कहती थी ये सबसे खूबसूरत चीज़ें हैं जो आपको कुछ सिखा रही हैं, और आप एक ग्रुप के अंदर सीख रहे हैं। आपकी टीचर आपको गाइड कर रही है, आप बिल्कुल ओबीडियंट बन के उसकी डायरेक्शन के ऊपर चल रहे हैं। ये मेरी ज़िंदगी की शुरुआत थी जो स्कूल में थी। उसके बाद फिर डिबेटर बनी, फिर स्कूल स्टेज मेरे हाथों में आ गया, माइक मेरे हाथों में आ गया। सो माइक से दोस्ती मेरी बहुत पुरानी है। सही।
यूँ मुझे बहुत अच्छा लगता था कि अपने आप को परफॉर्म करना, और एज ए डिबेटर तो फिर बात ही कुछ और होती है। बहुत प्राउड मैंने फील किया। उसके बाद आगे आता है ड्रामेटिक सोसाइटी। really? तो यस रियली, और ये मेरी जिंदगी का अगर मैं कहूँ सबसे खूबसूरत पहलू है। और इस खूबसूरत पहलू को मैंने बड़ा एंजॉय किया। उस वक्त में जाहिर है जो आज का हमारा मीडिया है, आज का हमारा स्टेज है, वहाँ तक जाने की परमिशन तो हमें नहीं थी, हमारी एक्सेस ही नहीं थी, हमारी सोच भी नहीं थी। और अगर कहीं गलती से छोटी सी सोच आ भी जाती तो अपना इन्वायरमेंट देखना, पेरेंट्स को देखना, नहीं, ये हमारे लिए नहीं है। तो अपने आप को स्कूल स्टेज तक हमने रखा। तो वहाँ पे टैबलोज मैंने लिखे, फिर उसको परफॉर्म करवाया अपनी जो फ्रेंड्स थी, अपनी स्टूडेंट्स, जूनियर सीनियर सबसे मिलके। और वो तकरीबन मेरा दौरानिया जो था स्टेज का, वो मैं 6th क्लास में थी। तो सिक्स क्लास से लेके मैट्रिक तक सही। ये मेरे 4 साल बहुत ही बिजी गुजरे, जिसमें मैं गेम्स में भी, डिबेट्स में भी, और फिर स्टेज प्रोग्राम्स में भी, और उसके अलावा जितने भी हमारे हिस्टोरिकल डेज आते हैं वो सब के सब मैं हैंडल करती थी, उसको ऑर्गेनाइज मैं करती थी अपनी टीचर के साथ। तो ये मेरा एक बहुत अच्छा, ये जो मुझे फिर बाद में जो सर्टिफिकेट्स इसके मिले, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स देखे तो मैं बड़ा खुश हो गई। उन्होंने मुझे और पुश किया। कॉलेज में कदम रखा तो बहुत खूबसूरत शख्सियत से वास्ता पड़ा। मिस नाहिद कासमी, जो कि आपको पता है अहमद नदीम कासमी की बेटी हैं, उन्होंने मेरी सबसे पहले शायरी जो थी उसको इस्लाम में लेके आई, और उन्होंने कुछ डायरेक्शन इस तरह से मुझे दी, छोटी बहर इस्तेमाल करो, इस तरह से जो भी मतलब चीज़ें थी उन्होंने मुझे समझाई। उसके बाद ग्रेजुएशन का दौर शुरू हुआ तो मिस अल्ताफ फातिमा, जो कि राइटर हैं, बहुत अच्छी टीचर थी, राइटर थी, उनकी बहन निशात फातिमा, इनका अपना एक लिटरेचर में नाम है, उन्होंने मेरी ग्रूमिंग की। सही। ये चीज़ें मुझे ले आई कॉलेज मैगजीन की तरफ, जहाँ से मेरा वास्ता पड़ा अदबी लोगों के साथ। फिर अदबी हल्के के तक तो मेरी पहुँच नहीं थी, और ना ही हमारे घर में कभी परमिशन थी किसी मुशायरे में चले जाए, किसी अपना इस किस्म के कोई जो फंक्शंस होते हैं उनको अटेंड कर ले। तो मैं इन चीज़ों से दूर थी। सिर्फ अपनी जो शायरी होती थी उसको मैंने अदबी सफ़े के लिए भेजती थी बाय लेटर। सही। तो वो उसी वीक में मेरी सामने आ जाती थी, फिर मैंने अगली भेजनी, नेक्स्ट वीक में वो भी आ जानी। बड़ा मुश्किल दौर था वो, और उसमें छपना। हाँ जी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कभी रद्द नहीं हुआ। इस चीज ने हिम्मत बढ़ाई कि चीज और आगे जाया जा सकता है। लेकिन फिर वक्त शुरू हो जाता है मास्टर का। तो मास्टर में आके मैंने सोचा, जब मुझे फिलॉसफी में, चूंकि मैंने मास्टर किया, मैंने सोचा कि ये तो बड़ा मुश्किल काम है और यहाँ पे एक्टिविटीज को बंद कर देना चाहिए। सही। तो जी एक्टिविटीज तो मैंने बंद कर दी कि मुझे तो करना है मास्टर। और मास्टर का चूंकि एक क्या कहना चाहिए, एक हवा बना के हमारे आगे रख देते ना, बड़ा मुश्किल है, आप इसको नहीं आगे लेके जा सकते। तो मैंने कहा नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं, सिर्फ मास्टर। तो दिमाग के अंदर बस इसी चीज को बिठाते हुए अपनी स्टडी मैंने कंप्लीट की। स्टडी कंप्लीट करते साथ ही मेरी शादी हो गई। अच्छा। मैंने बहुत साल जस्ट शादी, अपना ससुराल, अपने बच्चे एंजॉय किए। सही। तो जैसे ही मेरे बच्चे, मेरा एक बेटा, 2 ट्विंस बेटियां हैं, माशाअल्लाह। तो जब मेरी ट्विंस बेटियां स्कूल गोइंग हुई तो फिर से मैं दोबारा फील्ड में, या मेरे पास काफ़ी आवर्स जो है ना है मेरे पास, और मैं इसमें फर्दर अपने आप को अपडेट कर सकती हूँ। फिर मैंने सेकंड मास्टर किया उर्दू लिटरेचर में। फिर मैं प्रोडक्शन में आई, प्रोडक्शन सीखी, स्क्रिप्ट राइटिंग सीखी, चिल्ड्रन प्रोग्राम सीखे। तो इस तरह करते करते फिर एक दिन मुझे पता चला कि मेरे हस्बैंड की ट्रांसफ़र वापस लाहौर हो चुकी है टीवी चैनल के लिए। वहाँ पर भी वो चैनल में ही काम करते थे, लेकिन वो एक अरबिक चैनल था, अल जज़ीरा, उसमें करते थे, अबू धाबी टीवी में थे। तो यूँ यहाँ पे एक निजी टीवी में लाहौर हमारी वापसी हुई। चूँकि घर हमारा लाहौर में था तो मुझे तो ज़्यादा खुशी हुई। यहाँ जब मैं वापस आई तो फिर मेरा सफ़र चैनल्स में, निजी चैनल्स के जरिए एक और मुझे अपडेट अपने आप को करने का वक्त मिल गया। ठीक है।
सो मैंने 3 या 4 चैनल्स में काम किया। लेकिन हाँ, यहाँ हुज़ैफ़ा मैं एक बात आपको बता दूँ, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ मैंने उस तरह से कभी भी नहीं गुज़ारी। मैंने शौक से काम किया और जस्ट अपने आप को अपडेट करने के लिए और अपना आप साबित करने के लिए कि मैं ये कर सकती हूँ। मैंने एज़ ए प्रोजेक्ट हर काम को लिया और अल्लाह का शुक्र है हर प्रोजेक्ट में मैं कामयाब हुई। तो फिर इस तरह से मैंने करंट अफेयर्स के प्रोग्राम्स किए। मीनवाइल मैं कॉलमिस्ट बनी, कॉलम्स भी बहुत ज़्यादा मैंने लिखने शुरू किए। उस वक्त बहुत इश्यूज़ थे, करंट इश्यूज़ पे मैंने काम किया, जितने भी हाईलाइट कर सकती थी मैं करंट इश्यूज़। और बहुत मैं अब तो थोड़ा सा कॉलम से हटी हुई हूँ, वक्त नहीं निकाल पाती, लेकिन मैं फ्रीक्वेंटली कॉलम लिखती थी। मेरे हफ्ते में 3-3 कॉलम्स आ रहे होते थे और सब के सब करंट इश्यूज़ के ऊपर होते थे और रिसर्च बेस पे होते थे। मैंने कभी राह चलते कॉलम नहीं लिखा, मेरे कॉलम्स में हमेशा आपको रिसर्च मिलेगी। तो एक मेरी ज़िंदगी का ये खूबसूरत जो था हिस्सा, कॉलमिस्ट, एज़ ए कॉलमिस्ट, एज़ ए एंकर, एज़ ए कंपेयर और टिल टुडे मैं रेडियो पाकिस्तान के साथ हूँ। यहाँ मेरी ज़िंदगी उससे भी ज़्यादा खूबसूरत हुई। ऐसे लोगों के साथ मेरा वास्ता, ऐसे लोगों के साथ मेरा राब्ता जिनको मैं देख नहीं सकती, जस्ट मैं उनको सुन सकती हूँ। अब जिनको आप सुन सकते हैं, वहाँ तक अपने इम्प्रेशन, अपनी बातें कन्वे करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये मेरा लाइव प्रोग्राम होता था, 2 घंटे का लाइव प्रोग्राम मेरा होता था और उसको हर रोज़ यानी कि मैंने 3-3 प्रोग्राम्स, हफ्ते में 3-3 प्रोग्राम्स भी मेरे होते थे, 2 तो हमारे लाज़मी होते थे। लेकिन वही बात कि अनदेखे लोगों के साथ, अनदेखी सोच के साथ, अनदेखी पर्सनैलिटी के साथ अपने आप को ऐसे अलाइनमेंट उनके साथ वाबस्ता कर लेना कि आप उनको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो यहाँ भी अल्लाह ताला ने मुझे बहुत इज़्ज़त से नवाज़ा। तो इस वक्त मैं प्रोग्राम कर रही हूँ अस्सलाम वालेकुम लाहौर के नाम से। तो सब चीज सारी बातें हो रही है लाहौर की। तो अब मेरी तमाम तर जो कंसंट्रेशन है वो लाहौर के ऊपर है कि लाहौर में कहाँ क्या हो रहा है। तो उस हवाले से मैं अपने वही अनसीन लोग, अनसीन बातें, अनसीन पर्सनालिटीज और अपनी ऐसी बातें जो जिनको मैं देख नहीं सकती उनके साथ मैं कन्वर्सेशन कर रही हूँ। तो ये कन्वर्सेशन जो होती है ना, ये कोई आसान काम नहीं होता। आमने सामने बैठ के हम बहुत बातें कर लेते हैं, लेकिन ऐसे लोग जिनको आप देख नहीं सकते, उनके मिजाज के मुताबिक, उनके जहनों के मुताबिक, उनकी पर्सनालिटीज को जांचते हुए कि कोई नाराज ना हो जाए, कोई ऐसी बात ना मुंह से निकल जाए। शायद आपने फिलॉसफी में मास्टर्स किया है, शायद आपको इसीलिए ज्यादा भी हेल्प आउट हुई इस चीज में। हाँ, मे बी। देखिए, मैं कहती हूँ किसी भी आप सब्जेक्ट में मास्टर कर लें, पढ़ लें, कुछ भी कर लें, आपकी जो साथ साथ ग्रूमिंग हो रही होती है वो बहुत ज़रूरी होती है, ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इन्वायरमेंट में मेरी कोशिश होती है कि मैं किसी को नुकसान ना पहुंचाऊं, मैं सबके काम आ सकूं, कोई मेरे काम आए या ना आए तो मैं सबके काम आऊँ। तो बहुत सारे लोगों को मैंने ट्रेन भी किया कंपेयरिंग में, और बहुत सारे लोग मुझसे कॉल्स करके पूछते हैं आपने कैसा किया, आपको हम किस तरह करें। फिर मैं उनको समझाती हूँ ये मुश्किल काम नहीं है, ये जस्ट अपने आप से एक अज़म है, अपने आप से एक डिटर्मिनेशन है। अगर आप इस पे पूरा उतरते हैं तो आप दुनिया का कोई काम भी कर सकते हैं, और इस चीज़ से आप निकल आए कि आप कुछ नहीं कर सकते। ये कुछ ना कर सकने की जो सोच होती है आपको वाकई कुछ नहीं करने देगी। तो अपने आप को हमेशा तैयार रखें हर काम के लिए कि मैं कर सकती हूँ, मैं करके दिखाऊंगी। बस ये 2 चीजें अपने पर्सनालिटी का हिस्सा बना ले तो आई थिंक कि हर काम हो जाता है, हर काम हो जाता है। और बस इस बीच में फिर शायरी भी साथ साथ होती रहती है। बहुत प्रोफेशनल शायरा मैं नहीं हूँ, लेकिन जस्ट अपने आप को वक्त जैसा जैसा मुझे सिखाता है, जैसे जैसे मैं लोगों से मिलती हूँ, जैसे जैसे पर्सनालिटीज मेरे लाइफ में आती जाती हैं, उन्हीं को मैं बेस बना के, उन्हीं की जिंदगी के, उन्हीं के जज्बात, उन्हीं के आप समझिए कि जो भी उनके दुख सुख होते हैं, उन्हीं की मैं आकाश बन जाती हूँ। तो आप समझे कुछ शायरी आपको लगेगा मेरी है, वो मेरी नहीं होती, वो जस्ट मेरे इल्फाज होते हैं जिनको मैंने उनके मतलब जज्बात या महसूसात किसी के होते हैं, इल्फाज मेरे होते हैं, और मैं उनको अपने आप को उनकी जगह पे रख के ऐसा सोचती हूँ कि अगर मैं होती तो क्या ऐसा सोचती।
तो बस उस चीज़ को फिर मैंने कंटिन्यू भी साथ साथ किया, यानी कि शौक अपनी जगह मौजूद है, लेकिन इन चीज़ों को मैंने उसका हिस्सा बनाया। ये चीज़ें आपको ग्रूम करती रहती हैं साथ साथ? ये करती रहती है। इसमें से माशाल्लाह आपका एक बड़ा ही खूबसूरत जो है वो मरहला आपने प्रोसीजर बताया। इसमें सबसे पहले मैं दोबारा बैक पे जाता हूँ, वो ये था कि आपने एक बैलेंस्ड जिंदगी गुजारी है स्टूडेंट लाइफ में भी। एज यू सेड के मैं बहुत ज़्यादा जो है वो स्टडीज़ हमेशा सिर्फ किताब नहीं, किताबी कीड़ा। यहाँ से मैं चाहता हूँ कि आप नौजवानों को यही पैगाम दें कि कुछ लोग सिर्फ किताबी कीड़ा बन जाते हैं, वो माशरे में सरवाइव करना भूल जाते हैं, वो एक गैदरिंग भूल जाते हैं, उनका मकसद नहीं पता लगता। बिल्कुल हुज़ैफा, आपने बड़ी अच्छी बात कही। देखे, ये अल्लाह ताला ने एक जिंदगी दी है। ठीक है, आपकी जो डिटर्मिनेशन है वो अपनी जगह है। आप अगर पढ़ने का शौक है तो बिल्कुल ठीक है, जैसे मुझे काम करने का शौक है, किसी को सिर्फ पढ़ने का शौक होता है, लेकिन पढ़ने के बाद अपनी ग्रूमिंग इतनी करें कि आप जो आपका इन्वायरमेंट होता है उसमें फिट हो सके। हमने देखा, बल्कि मैंने खुद कई ऐसे लोगों को नोटिस किया जो जस्ट किताबें पढ़ते थे, फर्स्ट डिवीजन लेते थे, सेकंड डिवीजन लेते थे, लेकिन जब वो गैदरिंग में आए तो कॉन्फिडेंस लूज करके अपना। तो कॉन्फिडेंस जो होता है ये हमारी जिंदगी का सबसे पहला और बामकसद चीज जो होती है वो हमारी खुद-एतमादी है। अगर हम खुद-एतमादी नहीं होंगे तो हम किस तरह किसी से बात कर सकते हैं, हम किस तरह अपना इजहार ख्याल कर सकते हैं, हम माइक को कैसे संभाल सकते हैं। आपकी जिंदगी, आप देखिए, आप भी माइक के सामने हैं, मैं भी माइक के सामने हूँ, मेरे लिए माइक जस्ट एक खिलौना है और मैं इंजॉय कर रही हूँ, मैं आपसे, मुझे लग रहा है मैं आपसे बातें कर रही हूँ और बिल्कुल मैं आपसे बातें कर रही हूँ, लेकिन कुछ लोग माइक सामने आते ही कपकपाहट उनमें आ जाती है, उनके पैरों में कपकपाहट आ जाती है। फिर वो, अगर वो एज ए एंकर काम कर रहे हैं, वो अपने प्रोड्यूसर से कहेंगे कि जी कैमरा जरा ऑफ कर दे, मैं थोड़ा सा अपने आप को एतमाद में ले आऊं, बात करने के अपने आप को मैं काबिल समझूं। तो ये चीजें हमने बहुत देखी, हम इन चीजों को भी हमने इंजॉय किया, लेकिन ये वही चीजें हैं जिन्होंने आपको ग्रूमिंग नहीं, आपकी ग्रूमिंग नहीं की। तो ग्रूमिंग होना बहुत ज़रूरी है, एतमाद होना बहुत ज़रूरी है, और ये एतमाद, फिर मैं वही बात करूँगी, आपको कहीं और से नहीं मिलेगा, ये आपको आपके घर से मिलेगा। सही। अगर घर वाले आपको अप्रिशिएट करेंगे तो ये एतमाद आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे आगे ले जाएगा। अगर घर वाले आपको, आपके घर वालों से मेरी मुराद आपके पेरेंट्स, आपके बहन भाई, आपके दोस्त भी घर का एक बहुत खूबसूरत हिस्सा होते हैं। तो आपके दोस्त, वो आपको एतमाद देंगे तो आप आगे जाएंगे। अगर दोस्त आपको कहेंगे ये तुमने गलत कर दिया, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, यूं तुम्हें ये बात नहीं करनी चाहिए थी, तो वहां आप कहेंगे शायद मैं बोल ही नहीं सकती, मैं बोल ही नहीं सकता, तो वो चीज आपको आगे की बजाय पीछे ले जाएगी। तो हमें जिंदगी में आगे जाना है, पीछे नहीं जाना। आगे जाने के लिए आपका अपने ऊपर एतमाद बहुत जरूरी है। बिल्कुल बहुत जरूरी है। आपने निजी चैनल्स का भी जिक्र किया। जी, निजी चैनल्स उस पे भी काम, लेकिन आपने फिर उसके बाद ब्रॉडकास्टिंग ही क्यों जो है उसको चुना कि ऑफ द कैमरा आप ज्यादा होती हैं? देखिए, मैंने तकरीबन 4 निजी चैनल्स पे काम किया और करंट अफेयर मैंने किया। जबरदस्त। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि बहुत ज्यादा एक मैसिव किस्म का अप डाउन आया चैनल्स के अंदर। जी। पूरे करंट अफेयर के चैनल्स भी बंद हुए। मैं बंद नहीं हुई उसमें, मैं ऑलरेडी छोड़ चुकी थी। तो मुझे ऐसी चीजें, देखिए, ये चैनल्स, ये भी तो एक बिजनेस का जरिया है ना, ये भी तो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लोगों को काम देते हुए उनकी शख्सियत को बढ़ाना चाहिए, शख्सियत में इजाफा करना चाहिए। हमारे यहाँ बच्चे बहुत सारे एम्स लेके आते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनते हैं, बहुत खूबसूरती से काम करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है जी, इसको निकाल दे, उसकी जगह इसको रख ले। ये करंट अफेयर में इतने लोग आ जाए, इतने निकाल दे, वहां पे आपकी शख्सियत डैमेज होना शुरू हो जाती है। ये मैं अपनी बात नहीं कर रही, ये मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ जो मेरे सामने इन हुए और मेरे सामने आउट हुए। तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको कम से कम पर्सनालिटीज जो होती है ना, वो डैमेज नहीं करनी चाहिए। खूबसूरती से आप उनको काम दें और बड़ी खूबसूरती से उनसे अपोलोजाइज कर लें कि इस वक्त काम नहीं है, नेक्स्ट जैसे कि हमारे पास काम होगा हम आपको वापस बुला लेंगे। तो मैंने बहुत से लोगों को इधर उधर भटकते हुए मैंने देखा कि
इतने चैनल्स खुल गए, लेकिन कोई चैनल इस तरह से नहीं था कि वो आपको हमेशा के लिए काम दे सके। तो अभी भी देखिए, अभी भी वही है, पहले भी वही है, 10 साल पहले भी वही था, 15 साल पहले भी वही था, लेकिन आज भी इसी किस्म के चैनल्स आ रहे हैं। बच्चे कभी इधर, कभी स्टूडेंट इधर, इवन के मिड एज के लोग, उनको मैंने नौकरियों से निकलते देखा, और ये बड़ा मुश्किल सा है। इसमें मैं जितनी बातें इजाफा करूंगी वो आपके लिए कम होगी, क्योंकि मैंने तो बहुत सारी चीजों को आंखों से देखा, बड़ी कहानियां मेरे सामने गुजरी हैं। तो मैंने ये तो मैं इसलिए ऑफ एयर नहीं हुई, लेकिन चूंकि मैं रेडियो से वाबस्ता हुई थी इस्लामाबाद में। सही। मेरा फर्स्ट जो एक्सपीरियंस था वो था इस्लामाबाद में 94 में। तो 94 में मैंने रेडियो ज्वाइन किया था, और मेरे कुछ हेल्थ इश्यूज सामने आ गए, तो डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया कि जी आप थोड़ा रेस्ट कीजिए। तो कुछ मैंने प्रोग्राम्स की रिकॉर्डिंग अभी की थी, करवाई थी, तो वो भी मेरा वहाँ पे रुक गया काम। उसके बाद फिर जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चों को मैंने बड़ा एंजॉय किया, मैंने ट्रैवल बड़ा एंजॉय किया, मैंने अपनी मैरिटल लाइफ जो थी बहुत एंजॉय की। मैरिज लाइफ में मैंने जितना एक्सपीरियंस रिलेटिव्स का, फ्रेंड्स का, बच्चों की ग्रूमिंग का, फिर मेरा फोकस बच्चे थे, मैं कुछ ना कुछ देखे कर रही थी, मैं फारिग नहीं थी। फिर मुझे बच्चों के अंदर भी तो वही क्वालिटीज पैदा करनी थी, मुझे अपने बच्चों को भी ग्रूम करना था, उनके अंदर भी जो क्वालिटीज थी मुझे बाहर लेके आनी थी। सो मैं उनमें बिजी हो गई, उनमें। उसके बाद फिर मुझे वापिस, चूंकि बच्चे अब अपनी पढ़ाइयों में बिजी, तो मुझे था कि अब मैं वापिस अपनी फील्ड में आ जाऊं। तो फिर चूंकि उस वक्त में चैनल्स चूंकि नहीं होते थे, सिर्फ रेडियो होता था, पीटीवी होता था जब मैंने रेडियो ज्वाइन किया। तो उसके बाद तो फिर चैनल्स पे चैनल्स आए हैं, निजी चैनल्स की एक भरमार हो गई। तो फिर मैंने उनमें भी काम किया, ये सोच के कि मैं इसमें भी कर सकती हूँ। और फिर मैंने ये नहीं सोचा कि जी मैं बिल्कुल कैमरे के सामने आ जाऊँ, मैंने बाकायदा उसकी ट्रेनिंग्स ली। सही। मैंने प्रोडक्शन में पूरा मैंने प्रोडक्शन उसकी सीखी, और जो काम एनालिस्ट करते थे मैंने वो भी सीखा। मैं अपने सीखने के हवाले से बताइएगा। मैं सीखने की बात कर रही हूँ। हुआ ये कि जब मेरे प्रोग्राम्स या किसी के भी प्रोग्राम्स होते थे, जब मैं वो सुनती थी तो बहुत अफसोस होता था कि ऐसी चीज उसमें से कट कर दी जाती है जो कि प्रोग्राम के हवाले से जरूरी होता है। अच्छा। जाहिर है हमारे एनालिस्ट को प्रोग्राम का पता नहीं होता। यस। वो जस्ट एनाली होता है, वो क्वेश्चन आंसर और क्वेश्चन आंसर, वो इसको कंबाइन करते हैं। प्रोग्राम की नवैयत क्या होती है, वो किस सीक्वेंस में चलना चाहिए, ये प्रोड्यूसर्स को पता होता है। तो प्रोड्यूसर एनाली के साथ नहीं बैठते। तो मुझे जब मेरे कुछ क्वेश्चन ऐसे हुए जो कट हुए, उसके बाद मैंने एनाली के साथ बैठना शुरू किया। फिर मैं अपना प्रोग्राम पूरा खुद बनवाती थी कि ये निकालना है हिस्सा, ये नहीं निकालना, ये सवाल जरूरी है, ये गैर जरूरी है, इसको निकाल दीजिए। इस तरह प्रोग्राम की जो शक्ल सामने आई वो ज्यादा बेहतर हुई। तो वही उसमें एनाली का मैंने बताया ना कि कोई ऐसा मसला नहीं होता, क्योंकि उसको प्रोग्राम की नवैयत का नहीं पता होता, क्वेश्चंस का नहीं पता होता। उसको तो होता है कि जब 15 या 16 क्वेश्चन है तो मुझे 10 क्वेश्चन तैयार करने हैं, तो वो कोई भी कर देगा, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो है इस तरह मैं प्रोडक्शन में मैंने फिर ओवरऑल पूरी प्रोडक्शन मैंने सीखी। तो अल्लाह का शुक्र है, फिर सीखने का एक जज्बा जो होता है ना, वो जरूरी नहीं आप काम करें। आफ्टर मैरिज और आफ्टर किड्स। यस, व्हाई नॉट। तो आपके हस्बैंड ने आपको सपोर्ट किया इस हवाले से? देखिए मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया तो मैं आपके सामने भी बैठी हूँ। ये अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का बहुत करम है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। वो कहते थे पढ़ना है पढ़े, सीखना है सीखे, लेकिन ये नौकरी शुक्री वाला काम छोड़ दीजिए। तो वो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो इस चीज ने भी मुझे आगे जाने पे मजबूर किया कि मुझे आगे जाना है। तो चूंकि नौकरी मेरा शौक नहीं है और मेरा पैशन भी एक्चुअली नहीं, तो मैं उस चीज को ज्यादा प्रेफरेंस देती हूँ जिसको मैं अपने शौक से आगे लेके जाऊँ, जिसमें मेरा जिसमें मेरा शौक हो। मैं कुछ करना चाहती हूँ, टेक्निकली स्पीकिंग, कि मैं कुछ अच्छा करना चाहती हूँ। अगर मेरे हाथों कुछ अच्छा होता है, कोई प्रोग्राम अच्छा होता है, तो मैं उसको प्रोलॉन्ग कर लूंगी, एज ए प्रोजेक्ट ही उसको प्रोलॉन्ग कर लूंगी। लेकिन मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती जिसमें कुछ मतलब पॉजिटिव चीज सामने ना आए। मैं चाहती हूँ वो काम करूँ जिसमें पॉजिटिविटी ज्यादा हो,
मस्बत सोच लोगों की पैदा हो। मेरे अपने कॉलम्स में भी मैं जब लिखती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं ऐसे ही सोच को आगे लेके जाऊँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही है। अभी मैं अपनी एक किताब भी लिख रही हूँ, उसमें भी मेरा इसी तरह से सारा प्रोसेस जो है इसी पॉजिटिविटी को लेके है कि नेगेटिविटी इंसान की लाइफ को डैमेज कर देती है और हमारे यहाँ नेगेटिविटी को प्रमोट किया जा रहा है। और पॉजिटिविटी को बिल्कुल समझते हैं कि ये तो जिंदगी का हिस्सा नहीं, लेकिन आई थिंक कि पॉजिटिविटी ही नेगेटिविटी को नील कर सकती है और ये होना चाहिए, नील होनी चाहिए नेगेटिविटी, तभी हम पॉजिटिविटी से अच्छी पर्सनैलिटी सामने लेके आएंगे। तो ये जनाब मेरे हस्बैंड ने मुझे कभी नहीं रोका। मैं ट्रैवल भी मैंने उनके साथ बहुत किया, इंटरनेशनल ट्रैवल, और अपने मुल्क को भी देखा। खूबसूरत तरीन मेरा मुल्क है और जितनी दफ़ा भी देखो अपने मुल्क से तो है दिल भरता ही नहीं। और जब भी हम इंटरनेशनल ट्रैवल से वापस आते हैं एक बात मुंह से निकलती है, मेरा पाकिस्तान बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत है। और यकीन करें कि ये इसलिए नहीं कह रही कि ये कोई डायलॉग बन जाएगा, वाकई मेरा पाकिस्तान बहुत अच्छा है। और जितने मर्जी मैंने मुल्क देखे हों, लेकिन जो पाकिस्तान है वो पाकिस्तान। तो इसलिए पाकिस्तान से तो कहीं के लोग कहते हैं बाहर बड़े पुरसकून रहते हैं, मैं कहती हूँ अपना मुल्क छोड़ के कैसे पुरसकून रहते हैं, जहाँ हमारी मोहब्बतें फूटती हैं, हम वहां से कैसे निकल के जा सकते हैं। तो इनके बगैर तो हमारी जिंदगी ही नहीं हो सकती। तो आपने पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी की बात की, पॉजिटिविटी फैलाने की बात की, एज यू सेड कि आपकी किताब भी आ रही है, उसमें भी आप ये मामला, ऐसे ब्रॉडकास्टर आपको बहुत सी चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ा होगा, तो आप नेगेटिव अवामिल को कैसे फेस करती हैं और उसको ख़त्म कैसे करती हैं? हुज़ैफ़ा देखिए, दो तरीके होते हैं जी। कुछ लोग नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए अपने आप को बहुत रफ तरीके से सामने लेके आते हैं। अच्छा। और वो समझते हैं कि मैं गुस्से से बोलूँगी, अगर कोई ऐसा मामला हो जाता है, मैं गुस्से से लड़ के, किसी को दबा के, अपनी आवाज़ ऊंची करके इसको दबा दूँ तो ये नेगेटिविटी ठीक हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। सही है। पॉजिटिविटी के लिए आपको नेगेटिविटी को सम टाइम इग्नोर करना पड़ता है। Yes, ignorance. कुछ ऐसे लोग अगर आपकी जिंदगी में आते हैं या ऐसे होते हैं या वक्तन फोक्तन कहीं ना कहीं आपको मिल जाते हैं, तो आपको ऐसे लोगों को इग्नोर करना पड़ेगा। ठीक। अपनी पॉजिटिविटी को बरकरार रखने के लिए जस्ट फॉर द टाइम या जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर पर्सनैलिटी आपको ऐसी पर्सनैलिटीज को डिनाई करना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा, तभी आप आगे जा सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हमेशा ऐसे लोगों को इग्नोर किया है। ठीक है। जो कभी हो जाता है ना, जब हम फील्ड में होते हैं तो बहुत सी ऐसे लोग सामने आते हैं जो आपको दबाना चाहते हैं, और लेग पुलिंग वाली बात ले लीजिए, इस किस्म की चीजें भी सामने आती हैं, लेकिन बाद में वही लोग मेरे दोस्त बन जाते हैं। क्योंकि मैं उनको डैमेज नहीं करती, मैं उनको नुकसान नहीं पहुंचाती, और वो समझते कि मे बी कोई ऐसा हमारे साथ चल रहा है, ऐसा सिलसिला इसको हटा दे तो हम बेहतर हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। किसी को भी हटा के, किसी की लेग पुलिंग करके कोई भी बेहतर नहीं होता। आप तभी बेहतर होते हैं जब आप बेहतर होते हैं। ठीक। जब हम, वही वाली बात आ गई ना, आपको वैसे इंसान लगेगा उस वक्त जैसा आप खुद हैं। बिल्कुल। आप अपने आप को देख लें। आप मौलवा नहीं चढ़ा सकते ना। हाँ। जो आप देखें ना, हम कहते हैं ना अपने आप को कवर कर लेना, आप कवर नहीं कर सकते। आप कितने दिन अपने आप को कवर करेंगे? सही। 1 महीना, 1 साल, चंद दिन। इंसान अपने आप को चंद दिन भी कवर नहीं कर सकता, तो उसकी जो असल होती है वो बाहर आती है। तो जो असल होगी, अगर आप अच्छे हैं तो आपकी असल तो फिर बाहर की आनी वो तो वही होगी, लेकिन जो आपको डैमेज कर रहा होगा, जो आपकी लेग पुलिंग कर रहा होगा, वो बाहर आ जाएगा। तो ऑटोमेटिकली जब आप उसके साथ भी पोलाइट हैं तो वो वापिस आपके पास ही आएगा। कहते हैं ना ग्रेविटी। तो ग्रेविटी, यहाँ पर भी ग्रेविटी वाला मसला होता है। एग्जैक्टली। मैं आगे बढ़ाते हैं पॉडकास्ट को, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा, आप शायरा भी हैं, बड़ी खूबसूरत शायरा हैं, मैंने आपकी बहुत सी नज़में गज़लें सोशल मीडिया पे सुनी भी हैं, देखी भी हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी कोई गज़ल, कोई नज़म जो है वो हमारे सुनने वालों के गोश गुजार कीजिए। जी बिल्कुल हुज़ैफ़ा, बिल्कुल मैं आपको सुनाती हूँ। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह किताब भी पब्लिश के मरहले से गुजर रही है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो बहुत जल्द आपके हाथों में होगी। इंशाल्लाह। तो उसी किताब में से एक गज़ल है आपकी,
बल्कि वो समटाइम मैं चूंकि ऑफ कैमरा होती हूँ तो समातों की नजर, ठीक है, समातों की नजर कहते कहते तो ऑन कैमरा में कहती हूँ आप सबके लिए। वाह पलट आएगा फिर गुलाबों का मौसम, वाह वाह, पलट आएगा फिर गुलाबों का गुलाबों का मौसम, मौसम, सुनहरी रुतें और ख्वाबों का मौसम। वाह वाह, पलट आएगा फिर गुलाबों का मौसम, सुनहरी रुतें और ख्वाबों का मौसम। तुझे याद होगा सरे शाम मिलना, वाह, तुझे याद होगा सरे शाम मिलना, क्या मिस्र है, वाह वाह, आंचल में बांधा माहताबों का मौसम। क्या कहने, मैं लफ्जों में डालूंगी तुमको यकीनन, आहा, मैं लफ्जों में डालूंगी तुमको यकीनन, चला आएगा जब किताबों का मौसम। वाह वाह वाह, यकीन तुझको आएगा चाहत पे मेरी, यकीन तुझको आएगा चाहत पे मेरी, वाह, गुजर जाएगा जब शराबों का मौसम। क्या कहने, वाह 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 वाह, यकीन तुझको आएगा चाहत पे मेरी, गुजर जाएगा जब शराबों का मौसम। वाह, सुखनवर हूँ और रवायत मेरी ये, आहा, सुखनवर हूँ मैं और रवायत ये मेरी, मुझे अच्छा लगता है ख्वाबों का मौसम। वाह वाह वाह, शामिल है अपनी आवारगी में, वाह वाह, शामिल है अपनी आवारगी में, रावी सतलुज जनाबों का मौसम। क्या कहने, शामिल है अपनी आवारगी में, रावी सतलुज जनाबों का मौसम। वाह वाह, बहुत ही चला आएगा फिर ख्वाबों का मौसम, सुनहरी रुतें और ख्वाबों का मौसम। क्या कहने। शायरी को आगे लेकर चलते हैं। शायरी में मैं इसको कैसे समझूं, मुझे समझ नहीं आ रही। रोमानवियत को एक दर्जा बदर्जा देखा जाता है जी। मैं अगर ये कहूं कि पहले के दौर में रोमानवियत बहुत पक्की सुच्ची थी, आज के दौर में वो रोमानवियत वो नहीं है। हम अक्सर शायरी में भी देखते हैं बड़ा फीका सा अंदाज नजर आता है। मतलब महबूब को आपने इतना कोई गिरा हुआ समझ लिया कि आप उसको कुछ भी कह रहे हैं। मेरे ज़हन में भी कोई एग्जांपल नहीं आ रही, वरना मैं आपको शेर सुनाता। तो मतलब उसको कुछ भी कह रहे हैं और वो बड़ा खुश हो रहा है कि मेरे लिए कितना घटिया तरीन जो है वो लफ्ज यूज किए जा रहे हैं। तो असल अल्फाज इस तरह के इस्तेमाल किए जाते हैं महबूब के लिए, तो फिर ही शायरी होती है। आप इस हवाले से क्या कहेंगी? बिल्कुल जी, देखिए हुज़ैफा लफ्ज़ों का इस्तेमाल हमेशा से खूबसूरत रहा है और खूबसूरत रहना चाहिए। ये वही बात ग्रूमिंग वाली यहाँ पे आ जाती है कि जैसी आपकी ग्रूमिंग होगी, जिन टीचर्स ने आपको निखारा होगा वही आपके सामने आएगा। तो हमें टीचर्स बहुत अच्छे मिले, सही। उन्होंने हमें लफाजी जो थी सिखाई, लफ्ज़ों का इस्तेमाल सिखाया, बोलना सिखाया। और नो डाउट कि हमारी जो टीचर अल्लाह बख्शे मिस अल्ताफ फातिमा, खूबसूरत राइटर, उन्होंने हमारे एक एक लफ्ज़ को निखारा है, संवारा है। उन्होंने इतना हमें समझाया कि हमें समझ आ गई। आज भी उनकी बातें जब हम काम कर रहे होते हैं, देखिए खूबसूरत टीचर जो होता है वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ता। वो इस दुनिया में नहीं, हमारे साथ है। क्योंकि जब तक हम जिंदा हैं उनकी बातें हमारे साथ हैं और हम उनकी बातें याद भी रखते हैं, हम उनकी बातें लेके साथ चलते भी हैं। कोई काम कर रहे होते हैं, यकदम याद आता है, ओहो ऐसा नहीं, ऐसा हुआ था तो मिस अल्ताफ फातिमा ने ये कहा था, यूं होना चाहिए, ऐसा ही करना है। तो ये चीजें जब हमारे साथ वापस हमारी शख्सियत के अंदर शामिल हैं, बाहर निकलती हैं, हमें आवाज देती हैं, तो हम वैसा ही करते हैं। वाह। तो ये अल्फाज जो है ना, ये बड़ी खूबसूरत चीज है। ये आपके घरों से पैदा होते हैं, अल्फाज बाहर से नहीं आते। ये आपके घर की पैदावार है, ये आपके घर की खेती है, ये आपके बहन भाई, आपके पेरेंट्स, उनके जो मुंह से निकलते हैं। जिस तरह कहते हैं ना, जैसा आप बीज डालेंगे वैसा फल आएगा। तो ये अल्फाज वैसे ही होते हैं, जैसा आप बीज डालेंगे वैसी ही मिठास होगी और वही आपके अल्फाज होंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं, मैं कहती हूँ हमारे टीचर्स, बहुत सारी चीजें हमारा घर, हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते हैं। वही चीजें आपको सोसाइटी में नजर आती हैं और नजर आनी भी चाहिए। आप देखिए, किसी को देखते हुए आप ये मत सोचें
ये ऐसा है, आप ये सोचे इसके पीछे कौन है। कोई ऐसा नहीं होता, उसको बनाने वाले ऐसे होते हैं। वो ऐसा बनाते हैं, हमारे सामने वैसा ही आता है। नजरिए का फर्क, नजरिए का फर्क है ना। और नजरियात, अगर आपके नजरिए को कोई समझ जाता है तो वो उस नजरिए को लेके आगे जाएगा। सही। मैं अगर अपने बच्चे से कहती हूँ जी झूठ बोलना बड़ी अच्छी बात है, वो तो झूठ बोलेंगे, तो आपको हर जगह झूठ नजर आएगा। अगर मैं उनको कहती हूँ कुछ भी हो जाए आपको सच बोलना है, सच मीठा होता है, देरपा होता है, लेकिन उसकी मिठास बहुत होती है। तो बच्चे इस चीज को अपने जहन में रखेंगे कि सच बोलना है और सच को लेके चलना है। तो ये चीजें जो होती हैं आपके साथ साथ लाइफ में चलती रहती हैं और आपकी लाइफ आगे जाती है। बैक पे आपके वो लोग होते हैं जो आपको आगे लेके जा रहे होते हैं। किसी की भी शख्सियत को, ये बल्कि मैं कहती हूँ सबके जहन में एक चीज होनी चाहिए, कोई बुरा कोई अच्छा नहीं होता, उसके पीछे जो होता है वो उसको इस सब काम करने पे मजबूर करता है। अच्छा होगा, खूबसूरत होगा। एक आप देखिए बहुत से लोग पुरएतमाद चेहरे उनके होते हैं, उनके चेहरों में ये नहीं कि अल्लाह ताला ने उनको बदसूरत बनाया, बदसूरत चेहरों के शक्लें अल्लाह ताला ने तो सबको खूबसूरत बनाया। वही सारी सोच जो थी आपके चेहरों के ऊपर होती है। जैसी सोच होगी आप वैसा ही चेहरा देखेंगे। ये कभी नहीं हो सकता कि नेगेटिविटी आपके चेहरे को खूबसूरत रखे, कभी नहीं हो सकता। अच्छी सोच ही आपके चेहरे के हदोहाल को और आपके एतमाद को आगे लेके जाती है। जो वाइब्स ऐसी आने लग जाती है। हाँ जी बिल्कुल, ये लाजमी बात है। आपका दिल नहीं करता ऐसे लोगों के साथ बैठने को, कितना भी खूबसूरत हो। कहते ना कि खूबसूरत अगर जब अपनी जबान खोलता है तो उस वक्त पता चलता है कितना खूबसूरत है। वो खूबसूरत खूबसूरत भी है कि नहीं। हाँ जी, तो मुंह से निकले जो अल्फाज होते हैं ये बहुत मीनिंग्स रखते हैं। तो मीनिंगफुल अल्फाज आपकी जिंदगी पे एक अच्छा पॉजिटिव असर डालते हैं। और जाहिर है अगर उसका मीनिंग ही नहीं कुछ होगा और अगर वो आपको इम्प्रेस नहीं कर सकते तो फिर मेरे ख्याल में ऐसा फायदा ही कुछ नहीं इंसान की लाइफ का। सही है मैम। डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, स्ट्रीमिंग को देखते हुए सबसे पहले ये कि आप रेडियो का मुस्तकबिल क्या देख रही हैं, और इन सब के आने के बाद रेडियो में कोई फ़र्क आया है जो कि वाज़ेहतन देखा जा रहा है। लोग प्रेफरेंस देते हैं कि हम देखें, हमारे सामने एक इंसान बैठा हो, हम उसको सुने, और ऑफ द कैमरा लोगों तक अपनी बात पहुंचाना मामूली तौर आम तौर पे ये देखा जा रहा है कि मुश्किल होता जा रहा है। तो आपको ऐसा क्या लगता है बड़ा टफ कंपटीशन है। हाँ, ऑन कैमरा ऑफ कैमरा वाले बहुत मुश्किल उनका जो होता है, उनके पास अल्फाज होते हैं। मैंने आपको बताया ना, अनसीन लोगों के लिए बोलना बड़ा मुश्किल काम है। आपके सामने कोई नहीं, लेकिन आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे आप उसको देख रहे हैं, आप उसको सुन रहे हैं, आप उससे बातें कर रहे हैं। तो फिर क्या चीजें हैं, आपकी बातों के अंदर इतनी मिठास हो कि दिल आपको सुने, आपकी बातों में ऐसी चीजें शामिल हो, ऐसे अल्फाज शामिल हो, ऐसे वाक़ियात शामिल हो, आप ऐसी कन्वर्सेशन कर रहे हो कि लोग आपको सुनते जाएं। और वो हम तो देखिए 2 घंटे का जब लाइव शो करते हैं तो उसमें गीत भी बीच में चलते हैं, दरमियान में कुछ गाने होते हैं, कुछ गज़लें होती हैं और कुछ सूफियाना कलाम भी होते हैं। और इमेजिन कीजिए कि जैसे ही हम उसको हम ऑन एयर जाते हैं, एक जट से लाइव कॉल आ जाती है, जी बड़ी देर से वेट कर रहे हैं आपसे बात करने का। तो इट मीन्स कि अभी भी रेडियो की और ऑफ एयर जो आपकी वॉइस है उसकी वैल्यू है, और ये वैल्यू भी उन्हीं लोगों के पास है जो वैल्यूएबल है और जो इस चीज को समझते हैं। मेरे इस सारे पीरियड के दौरान कवैत से कॉल्स आती थी, मस्कत से कॉल्स आती थी, लोग ट्रैवल कर रहे होते थे, दूर किसी पहाड़ी इलाकों से कॉल्स आती थी और एहसास होता था कि ये कोई ऐसी, फिर बताते थे वो मौसम ऐसा है, यहाँ लाहौर का कैसा मौसम है और मैं यहाँ पे इधर मौजूद हूँ, यहाँ पे मैं आपकी आवाज़ को सुन रहा हूँ। वेट किया जाता है, हमारे प्रोग्राम का वेट किया जाता है कि कब प्रोग्राम शुरू होगा, कब वो ऑन एयर होंगे, और सिर्फ हमारी एक छोटी सी काविश जो हम ऑफ एयर होके कर रहे होते हैं, उन आवाज़ों की कम्युनिटी बना बैठी है। सही। वो आवाज़ें हमारे तक होती हैं, बातें वो हमसे कर रहे होते हैं, लेकिन वो अपने बाकी जो लोग होते हैं, बाकी जो लाइव कॉल करने वाले लोग होते हैं, उनकी अपनी एक कम्युनिटी बनी होती है और वो अपनी बातों के दौरान पूछते हैं, उसकी कॉल आ गई,
नाम लेके फलाने की कॉल आ गई, अच्छा उससे बात हो चुकी। तो ये देखिए ना, हर चीज़ की एक अपनी अहमियत है। रेडियो की अपनी अहमियत है, टीवी की अपनी अहमियत है। जब आप ऑन एयर होते हैं तो लोगों की ख्वाहिश होती है लोग आपको देखें और सुने। हम चूंकि ऑफ एयर होती हैं, हमारी ख्वाहिश होती है हम इतना अच्छा बोलें कि लोग हमें सुने। तो मुझे चूंकि दोनों तजर्बात हैं, मुझे हर दो जगहों पे अच्छी, बहुत अच्छी, मुझे क्या कहना चाहिए, इज्जत मिली है और लोगों ने बहुत पसंद किया है। मुझे यहाँ से याद आ गया, मैंने गालिबन 2019 में आपके साथ एक प्रोग्राम किया था रमज़ान में, जब मुझे नात पढ़ना थी। तो कुछ को तो मैं कह के गया था कि मुझे सुनना, और उन्हीं दिनों में टीवी चैनल्स पे भी नात पढ़ के आया था, तो मैं बल्कि वो पोस्ट वगैरह लगा देता था। तो वेरी नेक्स्ट डे मेरे बाबा को एक कॉल आती है, सदाकत सिद्दीकी साहब बड़े नामवर हैं और बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं, उनका फ़ोन आया कि मैंने हुज़ैफा को सुना था रेडियो में। तो मुझे वो सुन के बड़ा ही अलग सी खुशी हुई कि लोग इस इतनी दिलचस्पी से लोगों को सुनते हैं। लाइक उन्होंने ये नहीं कहा कि हुज़ैफा आ रहा होगा तो मैं उसको, वो रैंडमली उनके वो आपको वो देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तो उनकी नज़र से ये चीज़ गुजरी। अच्छा, यहाँ जैसा कि रेडियो के हवाले से बात हुई, दूसरी इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर सेंसर बोर्ड्स का बाकायदा जो है वो उस पे देखा जाता है, पूरा एक बोर्ड बना होता है, मेंबर्स होते हैं उसके ऊपर काम करते हैं। तो रेडियो में भी ऐसा क्यों मामलात हैं? हाँ बिल्कुल होता है, रेडियो में ऐसा है, इस तरह से है जैसे कि हम लाइव कॉल करते हैं। मुझे हमेशा लाइव कॉल मतलब लाइव प्रोग्राम्स की आदत है, और हमें चूंकि उन्होंने हमें इतना परफेक्ट किया होता है कि हमें पता होता है हमें क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना। आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी की कॉल आई हो, मतलब हमारे इंटरेक्टर्स में से, कि ये क्या बोल गई आप। अच्छा। तो वो कम से कम मैं अपने स्टूडियो में जितने भी मेरे साथ काम करने वाले वर्कर्स हैं उनके बारे में, जितने मेरे साथ कंपेयरिंग कर रहे हैं, तो मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनको या मुझे कभी कॉल ऐसी आई हो। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा, क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता परफेक्शन आती है ना आपके अंदर। हर किसी को तो लाइव पे नहीं बिठा दिया जाता ना प्रोग्राम में। लाइव प्रोग्राम उसी को दिए जाते हैं जिसके ऊपर आपको एतमाद होता है कि ऐसा कुछ नहीं बोलेगा। फिर हाँ, थोड़ी बहुत इंस्ट्रक्शन हमें दी जाती है कि कोई रॉन्ग कॉल्स आ जाती हैं तो आपको इग्नोर कर देना उससे। ठीक है। हम बात करते हुए उसको इग्नोर कर देते हैं और गीतों की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। तो ये छोटा सा है, लेकिन अदरवाइज अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा मामला नहीं। जहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं वहाँ पे चीज़ें रिकॉर्ड की जाती हैं, प्रोग्राम रिकॉर्ड किए जाते हैं, और रिकॉर्ड जब किए जाते हैं और आपको पता है कि उसमें से फिर हम फालतू अल्फाज, फालतू चीज़ें निकाल देते हैं। तो लाइव प्रोग्राम तो आपको पता, मुंह से जो निकल गया सो निकल गया। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा अपने आप को बिल्कुल हमें अलर्ट रहना पड़ता है और अपने आप को बिल्कुल एक्टिवेट, जिसको कहना ना, एक्टिव रखना पड़ता है, और कि कुछ ऐसा ना हो जाए। तो वो फिर वक्त के साथ साथ आपको इतनी आदत पड़ जाती है बातचीत करने की कि आपको पता है कि इस दायरे के अंदर रह के हमने इतनी ही बात करनी है। सही। रेडियो के ब्रॉडकास्टर जो होते हैं, अगर उनको किसी का इंटरव्यू करना होता है, वो आपके रेडियो आते हैं तो स्टूडियो में हमारे आते हैं, वो स्टूडियोज में आते हैं, तो उससे पहले के जो मराहिल होते हैं उनके हवाले से आपको जो सर्चिंग करनी होती है, उसके लिए पूरी टीम होती है या सिर्फ आप अकेली उसको मैनेज करते हैं? उसमें ऐसा होता है कि हमारे प्रोड्यूसर जो होते हैं, ठीक है, वो भी हमें गाइडलाइन देते हैं, कुछ रिसर्च वो हमें देते हैं, कुछ हम अपने तौर पे कर लेते हैं, और फिर जब हमारे मेहमान हमारे पास होते हैं तो हम उनसे भी पूछ लेते हैं सही कि आपकी फील्ड इन चीज़ों के ऊपर है और आपकी एक्सपर्टीज क्या है, और मजीद अगर आप कुछ ऐड करवाना चाहें। वैसे हम रिसर्च पूरी अपने पास रखते हैं जिस किसी को भी बुलाते हैं। तो एक्सपर्ट तो बेसिकली आप हुए ना, कि वो किसी भी फील्ड से ताल्लुक रखने वाला अगर आपके पास आ गया तो आपको बोलना ही है। Exactly. तो ये आपकी ऑब्जर्वेशन है बेसिकली। तो हम गालिबन थर्ड लास्ट होगा, फोर्थ लास्ट होगा, मेरा दिल नहीं कर रहा पॉडकास्ट खत्म करने को, इतना मजा आ रहा है आपके साथ बात करने का। तो नौजवान जो है वो, अब मैं बुजुर्गों की तरफ नहीं जाता, वो मुआश की इतनी परवाह है लोगों को कि वो जो पैशन है उसको पीछे छोड़ना पड़ता है, चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी। नौजवान नस्ल ब्रॉडकास्टिंग की तरफ आना चाह रही है, तो उनके लिए क्या पैगाम देंगे आप? देखिए, ब्रॉडकास्टिंग में जो आना चाहता है वो पैशन के साथ आए, ठीक है, और ये सोच के आए कि आते साथ यहाँ पे आपको शोहरत नहीं मिलेगी, मनवाना पड़ेगा। ये कंपटीशन है, और ये प्लेटफॉर्म तो है ही कंपटीशन का। जिसने मेहनत की
जिसने अपने आप को मनवाया तो फिर अच्छे तरीके से मनवाया। अदरवाइज ये एक ऐसी जगह है जहाँ कई आते हैं और कई चले जाते हैं। लगन अगर आपके पास होगी, आप दिल से काम करेंगे, रिसर्च बेस पे काम करेंगे, और जो आपका इन्वायरमेंट है और जिस इन्वायरमेंट में आप जा रहे हैं काम करने, उसकी रिसर्च आपके पास होगी। किसी का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, उसकी रिसर्च आपके पास होगी, तो ही इस चीज का मजा आएगा। रिपोर्टिंग अगर करनी है तो आपको रिपोर्टिंग के लिए भी आपको उस माहौल में जाना पड़ेगा, उस इन्वायरमेंट में जाना पड़ेगा जिसकी आपको रिपोर्टिंग करनी है। हमारे यहाँ तो रिपोर्टर्स ऐसे भी हमने देखे हैं कि बैठे बैठाए स्टोरी बना देते हैं और एक पैकेज मंगवा लेते हैं बनवा के, उसके पीछे वॉइस ओवर कर लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। आपको उस फील्ड के अंदर जाके फील्ड वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये कंपटीशन का जमाना है, और एक नहीं, दो नहीं, पता नहीं कितने 100 चैनल हैं। तो कितने 100 चैनल में से जस्ट अपने आप को मनवाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। एक वक्त था कि 2-3 चैनल थे, मामलात कुछ और थे। अब तो पता नहीं, मैंने भी नहीं अभी तक काउंट किया कितने चैनल्स हो चुके हैं। तो इतने ज्यादा चैनल्स में रहने के लिए आपको लगन से काम करना पड़ेगा, लगन से, वरना आप बिल्कुल सिफर पे आ जाएंगे। ठीक, बेशक आपने थोड़ी सी भी मेहनत की है। होता ये है ना कि हम मेहनत करते हैं, वो लेग पुलिंग वाली बात आ गई यहाँ पर। लेग पुलिंग होती है तो हम दोबारा से पीछे चल जाते हैं। लेग पुलिंग नहीं भी अगर कोई कर रहा है तो हम खुद ही इमेजिन कर लेते हैं, खुद ही फैसला सुना लेते हैं अपने आप को कि मैं अगर इस पे कामयाब इतनी जल्दी नहीं हो पा रहा, शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं ना नौजवान नस्ल ज्यादातर, तो मुझे वापस चले जाना चाहिए। वो किसी और जो है वो मंजिल की तरफ निकल जाते हैं। देखिए, नौजवान नस्ल शॉर्टकट भी इसलिए ढूंढती है कि हमारा जो आजकल इन्वायरमेंट हो गया है, बहुत ज्यादा महंगाई हो चुकी है, चीजें आउट ऑफ रेंज है और आउट ऑफ रीच है। ठीक है, आप ये देखें ना कि हम किस किस चीज को, नौजवान ने आखिर कमाना है तो उसको तो शॉर्टकट सूट करता है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन जिसके पीछे सोर्सेस है कि अभी तुम मेहनत कर सकते हो, हम तुम्हें हैंडल कर लेंगे, तो उसको वो अपने आप को मनवा लेगा फिर, क्योंकि उसके पास अपॉर्चुनिटीज होंगी। लेकिन जिसने कमाने के लिए घर से निकलना है, उसको तो शॉर्टकट चाहिए, उसको तो नौकरी चाहिए। फिर वो बेचारे को जैसे भी मिलेगी उसने करनी है। लेकिन ये बहुत सारी चीजें हमारी ऑर्गेनाइजेशन को सोचनी चाहिए, जो कि मैंने बहुत पहले आपसे प्रोग्राम के स्टार्ट पे बात की थी कि ये ऑर्गेनाइजेशंस का काम है कि वो पर्सनैलिटीज को जाया मत करे। एक बच्चे का जो शौक है उसको प्रमोट करें, उसको आगे लेके जाएं, क्योंकि हम अपने मुल्क के बच्चों को तैयार कर रहे हैं। ये मतलब कोई खाना पीना नहीं है, ये बच्चे बहुत खूबसूरत है, इन्होंने मुल्क को संभालना है। हो सकता है इन्हीं में से कल आपके चैनल के ऊपर इसी का ओनर बन के बैठा हो। तो ये चीज हमें बहुत सोच समझ के हमें फैसला करना है कि बच्चों को नौकरियां देते हुए हमने इनको दुदकारना है, हमने इनकी लेग पुलिंग करवानी है, हमने इनके रोजगार बंद करवाने हैं, या हमने इनकी पर्सनैलिटीज इसलिए बनानी है कि पाकिस्तान का नाम रोशन करें। आपने बात तो बता दी कि मुझे वक्त की जो किल्लत है उसका आइडिया है, तो मैं इंशाल्लाह इसको इख्तिताम की जानिब लेकर जाता हूँ। आपने बात ये बता दी कि ब्रॉडकास्टर बनने के लिए हम नौजवानों को क्या क्या अगराज़ो मकासद लवाज़मात ज़हन में रखने हैं, लेकिन रेडियो पाकिस्तान का इदारा क्या रिक्वायरमेंट रखता है? अच्छा ब्रॉडकास्टर हमारे पास आएगा, इसके अंदर ये एबिलिटीज होनी चाहिए, तो ही हम इसको रखेंगे। हाँ, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका एक्सपीरियंस, ठीक है। सेकंड उसकी आवाज, क्योंकि रेडियो तो आवाज की दुनिया है ना। रेडियो पे तो आवाज के जरिए सरवाइव किया जाता है, और आवाज का सफर वहां पे जो सरवाइव कर लेता है फिर जारी रहता है, उसका सफर चलता रहता है। तो रेडियो आवाज का सफर है, तो आपको अपनी आवाज अपने प्रोग्राम के मुताबिक रखनी होती है और उसके मुताबिक ढालनी होती है। जिस तरह का भी प्रोग्राम हो, अगर कुछ प्रोग्राम की नवैयत होती है आपको तेज बोलना है, किसी में पोलाइट बोलना है, किसी में आपने फ्रीक्वेंटली जवाब दे देना है, तो ये मुख्तलिफ स्टेजेस आती रहती हैं। लेकिन ओवरऑल आपकी आवाज की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। उसके लिए आपका जो सिस्टम आपके सामने पड़ा होता है उसके साथ आपकी हेलो हाई होनी चाहिए, क्योंकि वो आपने ऑपरेट करना है। ठीक है। तो इंजीनियर तो जाहिर है मौजूद होते हैं, लेकिन फर्स्ट जो ऑपरेट आप कर रहे हैं वो सिस्टम आपके आगे पड़ा है। तो एक कंपेयर को, एक आरजे को उस सिस्टम का हिस्सा बनना है, तो उसको वो भी आना चाहिए। अपनी आवाज के ऊपर,
अपने इमोशंस के ऊपर भी कंट्रोल करना है कि अगर कोई लाइफ फॉल ऐसी आ जाती है तो आपने पैनिक नहीं होना, आपने बहुत खूबसूरती से उसकी बात का जवाब भी देना है, अपने प्रोग्राम को आगे लेके भी जाना है। ठीक है। तो पैशन जो है ये दूसरी क्वालिटी होनी चाहिए आरजे के लिए या कंपेयर करने के लिए। पैशन तो है ही, वो जरूरी है, वो तो बहुत जरूरी है। ये नहीं है कि मैंने 2 वक्त की रोटी खानी है तो मैं आरजे बन जाता हूँ, नहीं। देखिए, अपने काम के साथ जब आप लगाव पैदा करेंगे तो काम खूबसूरत होगा। अगर आपको अपने काम से लगाव ही नहीं तो उस काम का रिजल्ट कभी भी अच्छा नहीं निकलेगा। कहते हैं ना, एक जो शेफ होता है उसके हाथ में लज्जत होती है, हाथ में लज्जत नहीं होती, उसके उस पैशन में लज्जत होती है जिस पैशन से वो पका रहा होता है। उसमें तो ठीक है, जब वो अच्छे खूबसूरती से प्यार से पकाएगा, किसको खाने वाला खुश होगा, तो ऑटोमेटिकली उसमें जायका आ जाता है। वरना चीजें तो वो सारी आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पका तो हम भी सकते हैं, जायका कैसे आता है, ये पैशन से आता है। आपने अपनी जो आने वाली किताब है, जी, पैशन इंसान को थकाता नहीं थकाता, जाहिर सी बात है, उससे सुकून मिलता है इंसान को। किताब से आपने, आने वाली किताब से आपने एक गजल सुनाई थी, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा दोबारा से कि उसमें से ही कोई नज़म या गजल जो है अगर वो इख्तिताम में ऐड की। मैं आपको अपनी सबसे पहली गजल सुनाती हूँ जो कि रोजनामा जंग में 8वीं सफ़े में छपी थी। अच्छा। तो ये मेरे ग्रेजुएशन के ज़माने की गजल है, जो कि पहली है, इसलिए मैं आपको सुनाती हूँ। महके दिल की महक कैसी, क्या जाने अनजाने लोग। महके दिल की महक कैसी, क्या जाने अनजाने लोग। छोटी छोटी बातों से यूं गढ़ते हैं अफसाने लोग। वाह वाह वाह। हमने प्यार किया है जिससे, वो क्या जाने प्यार की रीत। हमने प्यार किया है जिससे, वो क्या जाने प्यार की रीत। प्यार की खातिर कहलाते हैं हम जैसे दीवाने लोग। क्या कहने, वाह वाह वाह। इस दुनिया में कौन किसी का, सब है अपने मतलब के। वाह वाह। इस दुनिया में कौन किसी का, सब है अपने मतलब के। रोशनियों में देखे हमने कितने ही बेगाने लोग। वाह वाह वाह। बेहतर है नाहीद बुला दो उसकी पिछली बातों को। बेहतर है नाहीद बुला दो उसकी पिछली बातों को। वरना डर है निकल पड़े ना तुमको भी बहकाने लो। वाह वाह। महके दिल की महक कैसी, क्या जाने अनजाने लोग। छोटी छोटी बातों से यूं गढ़ते हैं अफसाने लोग। वाह वाह। छोटी छोटी बातों से यूं गढ़ते हैं अफसाने लोग। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी पॉडकास्ट के लिए वक्त निकाला। आपने जो चीज़ें हमें बताई हैं, इंशाल्लाह मैं जिसके साथ भी पॉडकास्ट करता हूँ मैं उससे ज़रूर वादा लेता हूँ कि मैंने आपकी बातों पर अमल करना है, मैंने भी करना है, मेरे देखने वालों ने भी करना है। एक प्रोसेस होता है मेहनत के बगैर मैंने आज तक किसी के साथ, मुझे नहीं लगता कि मैंने पॉडकास्ट की और उसने कहा कि मैं बगैर मेहनत के यहाँ तक आ गया। नहीं, मेहनत तो करनी पड़ती है, मेहनत तो जरूरी है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आपका बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया हुज़ैफा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।